एक आदमी सक्सेसफुल कैसे बनता है? ये सक्सेसफुल लोग आखिर ऐसा करते क्या है? सक्सेसफुल लोग सोचते कैसे हैं? ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें सफल बनाता है? ये सवाल आप सभी के दिमाग में ज़रूर आते होंगे। आप सोचते होंगे कि ये लोग हमेशा एनर्जेटिक कैसे बने रहते हैं। सफलता पर करीब 200 साल के लिटरेचर पढ़ने और समझने के बाद कोवे ने यह बुक लिखी है। कोवे इस बुक की शुरुआत में कहते हैं, पुराने ज़माने में सफलता का मतलब कैरेक्टर से था, मतलब ह्यूमैनिटी, इंटीग्रिटी और करेज। और आज सफल होने का मतलब है पर्सनैलिटी, एथिक, मतलब पब्लिक इमेज, एटीट्यूड, फेम एक्सेट्रा। कोवे इस बुक में उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं जो एक सफल इंसान में होते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है, इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। पहली और सबसे ज़रूरी हैबिट जो हर एक इफेक्टिव पर्सन में होती है। यहाँ बी प्रोएक्टिव का मतलब है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाना। जब आप पूर्ण रूप से यह मानते हैं कि फेलियर सिर्फ और सिर्फ आप ही की गलतियों की वजह से मिला है, मतलब फिर आप किसी और चीज़ पर ब्लेम नहीं डालते। काफ़ी लोग जो सफल नहीं हो पाते वह अक्सर यही कहते हैं, यार मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, यार मुझे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी। कोवे कहते हैं कि लाइफ आपकी है तो इसके डिसीजन भी आपके होने चाहिए। रिएक्टिव लोग यह मानते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह उन्हें रोकने के लिए हो रहा है, जबकि प्रोएक्टिव लोग यह मानते हैं कि हर चुनौती को पार करके वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। रिएक्टिव लोग प्रॉब्लम को बाहर ढूंढते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, जबकि प्रोएक्टिव लोग उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। रेस्पॉन्स प्लस एबिलिटी मतलब परिस्थितियों में डिसीजन चुनने की कला, जिसे हम जिम्मेदारी भी कहते हैं। अगर प्रोएक्टिव ऑर्डर की बात की जाए तो यह सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से आता है, जो सर्कल ऑफ कंसर्न में लाई करता है। दूसरे शब्दों में हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिन पे हम कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है, जबकि नेगेटिव एनर्जी उसे कम करती चली जाती है। इसीलिए अपने रिएक्टिव मोड को प्रोएक्टिव मोड में बदलो। हैबिट नंबर 2, बीइंग विद द एंड इन माइंड। हमारी इमेजिनेशन यह डिसाइड कर सकती है कि हमें क्या बनना चाहिए और क्या करना चाहिए, और हमारी कॉन्शियसनेस यह डिसाइड कर सकती है कि हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हैबिट 2 यह कहती है कि जो भी हम कर सकते हैं वो हमारे माइंड के एंड पॉइंट से शुरू होना चाहिए। कोवे आगे कल्पना करने के लिए कहते हैं कि मान लो आप मर चुके हैं, आपका अंतिम संस्कार हो रहा है। आपके मरने के बाद आप अपने लोगों में किस तरह याद किया जाना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें और आपकी हिम्मत के बारे में बात करें जो कभी नहीं टूटी, या फिर लोग आपको निकम्मा, नालायक और ऐसे इंसान के रूप में देखें जो सिर्फ आया और चला गया? दोस्तों, यह बात आपको जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा, क्योंकि मरना सभी को है, तो फिर हारने से क्यों डरना। कम से कम आपको इतनी खुशी तो होगी कि आपने पूरी ज़िंदगी अपने सपनों को पूरा करने में लगाया। कोवे कहते हैं कि आप अपने अंत को ध्यान में रखिए और फिर किसी चीज़ की शुरुआत करें, और अपने आप से ये 3 प्रश्न ज़रूर पूछें। पहला, आप क्या बनना चाहते हैं, मतलब कैरेक्टर। दूसरा, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट। और तीसरा, वे मूल्य जिन पर ये दोनों चीज़ें आधारित है। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस पॉइंट की शुरुआत हम 2 क्वेश्चन से करते हैं। पहला, वो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रेगुलरली कर सकते हैं पर फिलहाल आप नहीं कर रहे हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ को काफ़ी हद तक सुधार सकती है, मतलब कैरेक्टर, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। दूसरा, वो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर दिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती है। हैबिट 1 यह बताती है कि आप अपनी लाइफ के खुद मालिक हैं। हैबिट 2 में हमने देखा कि विजुअलाइजेशन करने से और की वैल्यूज़ को लाइफ में लाने से आपका जीवन बदल सकता है। हैबिट नंबर 3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझ जाता है। अगर आप इन ऊपर वाले दोनों सवालों का सही ढंग से जवाब देते हैं तो आप अपने जीवन को बदलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। हैबिट नंबर 3 यह भी कहती है कि प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करना शुरू करो। जब दिमाग में 2 चीज़ें घूमती रहे तब आपको यह डिसीजन लेना आना चाहिए कि प्रायोरिटी पर क्या है और क्या नहीं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आप अपने फ़ोन में एक मूवी देख रहे हैं और आप डिसाइड करते हैं कि मैं 1 घंटे तक इस मूवी को कंटिन्यू देखूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा। जैसे ही 1 घंटा पूरा होने वाला होता है आपको मूवी में इंटरेस्ट आने लगता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
उस वक्त आप में ये डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। इसी के साथ हम हैबिट नंबर 4 पर बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। कोवे कहते हैं विन विन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है बल्कि ह्यूमन इंटरेक्शन की फिलॉसफी है। माइंड फ्रेम से बाहर निकलकर सोचने का तरीका है, जिसका एग्जाम्पल MS धोनी है। ऐसे माइंडसेट के लिए लाइफ कॉर्पोरेटिव होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं। विन विन माइंडसेट आपको अपने आप खुशी देना शुरू कर देता है और ऐसा माइंडसेट उन लोगों में होता है जिनमें ये 4 चीज़ें होती है। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा इमेजिनेशन, तीसरा कंसियंस और चौथा इंडिपेंडेंट विल। अगर आपके अंदर ये चारों पॉइंट है तो आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं। हैबिट नंबर 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर आप अपने इंटरपर्सनल रिश्ते को सही करना चाहते हैं तो कोवे सजेस्ट करते हैं कि किसी भी सिचुएशन को बिना सोचे समझे डिसीजन लेना बेकार है। पहले उस प्रॉब्लम को सही ढंग से समझो, दोनों रायों को समझो, तभी जाके किसी निर्णय पर पहुंचो। कोवे यह भी कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो। किसी की भी बात पूरी हुए बगैर उसे बीच में काट कर बोलना उसकी बेइज्जती करने के बराबर होता है। जब आप किसी दूसरे की बात को काटकर अपनी बात बोलना शुरू करते हो तो जाने अनजाने में आप उस व्यक्ति का अपमान कर बैठते हो। सही ढंग से बोल पाना आपके ओवरऑल कैरेक्टर को सुधार सकता है। दोस्तों, यह एक काफ़ी ज़रूरी स्किल है जो आप पढ़कर, लिखकर और बोलकर सीख सकते हैं। इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होगी। अब आप जब भी कभी बाहर जाएं, जिन भी लोगों से मिलें, उन्हें पूरी तरह ऑब्जर्व करना शुरू करें। बोलते वक्त उनके हाथ पैरों का मूवमेंट क्या है, आई कांटेक्ट ठीक है या फिर वह बार बार दूसरी तरफ देख रहे हैं, सब कुछ नोटिस करें। और जब आप यह करना शुरू करेंगे तो थोड़े वक्त के बाद आप सिर्फ 5-10 मिनट में ये पता लगा पाएंगे कि कौन आपकी दोस्ती लायक है और कौन नहीं। आप बहुत जल्दी ही सच और झूठ में फ़र्क देखना शुरू कर देंगे। हैबिट नंबर 6 सिनर्जाइज, मतलब तालमेल बैठाना। ऑल पीपल सी दिस वर्ल्ड नॉट एज इट इज़ बट एज दे आर। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी नेचर को आइडेंटिफाई करके उसी तरीके से अगर उससे बात की जाए तो आसानी से उस व्यक्ति के साथ तालमेल बैठाया जा सकता है। ब्रूस ली कहते हैं कि अगर आप पानी को कप में डालो तो वह कप बन जाता है और अगर आप उसी पानी को बोतल में डालो तो वह बोतल बन जाता है। पानी निरंतर शांति से बहता रहता है और वही पानी चाहे तो सब कुछ तबाह भी कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति का स्वभाव पानी के समान होना चाहिए। तो ऐसे स्वभाव के लिए हमें क्या करना होगा? जब आप पहले वाली 5 हैबिट्स में अच्छे होंगे तो आप अपने आप इस हैबिट को सीखते चले जाएंगे। पर इसका एक प्रैक्टिकल तरीका भी है। आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपको पसंद नहीं करते या फिर आपसे सही ढंग से बात नहीं करते। अब उनमें से किसी एक को चुनिए, उससे मिलिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। उनकी बातों का, उनके व्यवहार का, हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, साथ ही एक लिस्ट उन लोगों की भी बनाइए जो आपसे सही ढंग से बात करते हैं। उनके साथ भी ये सेम प्रोसीजर रिपीट कीजिए। आपको सही ढंग में ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिलोसॉफी समझने का मौका मिलेगा। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द शॉ। ये 7वीं आदत रिन्यूएबल की तरह काम आने वाली है जो आपके चारों आयामों से जुड़ी है। ए 4 डायमेंशन ऑफ रिन्यूअल। पॉइंट नंबर 1 फिजिकल में एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीज़ें आती है। मतलब आपको अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करना है। सही खाना, एक्सरसाइज करना, 6 से 8 घंटे तक सोना और भी बहुत कुछ। पॉइंट नंबर 2 सोशल या इमोशनल। सेवा, सहानुभूति, तालमेल, ये सब सोशल में आते हैं। ऐसी भावनाएं जो एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती हो। पॉइंट नंबर 3 स्पिरिचुअल। इस पॉइंट में सबसे ज़रूरी पॉइंट मेडिटेशन है जो आपको सही ढंग से सोचने में मदद करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और आपके फोकस को भी बढ़ाएगा। पॉइंट नंबर 4 मेंटल। अपने आप को एजुकेट करना मेंटल में आता है। जब आप पढ़कर उसे विजुलाइज करते हैं तो प्लानिंग और बेटर राइटिंग में आपको मदद मिलती है। आप अपने शब्दों को इफ़ेक्टिव तरीके से पेश कर पाते हैं। अगर आप इन चारों पॉइंट पर काम करें तो आपका सोचने, समझने और देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगा। कोशिश करो और आगे बढ़ते रहो।